अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं सब्र कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। एग्जाम, कैरियर और जिंदगी, भारत में इस वक्त इसी पर बहस हो रही है कि जिंदगी ज्यादा अहमियत के हामिल है या एग्जाम ज्यादा जरूरी है। और इस कोरोना कॉल में एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर मुसलसल बहस हो रही है। एग्जाम होना है JEE का और NEET का। JEE भारत का इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है और इस साल 1 से 6 सितंबर के बीच एग्जाम होना तय पाया गया है, जिसके उम्मीदवार 11 लाख स्टूडेंट्स हैं। दूसरा अहम एग्जाम भारत का है NEET, यानी ये मेडिकल का एग्जाम है, मेडिकल के लिए टेस्ट होता है, जिसके इस साल 17 लाख स्टूडेंट्स उम्मीदवार है। भारत का मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम है और तकरीबन 13 सितंबर को एग्जाम होना तय पाया है। कोरोना कॉल की वजह से स्टूडेंट्स की मांग है कि एग्जाम ना कराया जाए, हमारी जिंदगी को खतरा लायक है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने कहा है कि एग्जाम अपने टाइम पर होगा। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने ऑनलाइन इस फैसले की सुनवाई करते हुए चंद मिनटों में कहा कि जिंदगी चलती रहेगी और एग्जाम भी होगा, एग्जाम को नहीं टाला जा सकता, एग्जाम अपने वक्त पर होगा। आज हम इसी मसले पर एक बहस कर रहे हैं। हमारे साथ मारूफ दानिश्वर जनाब प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब, आप मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर है, माहिर तालीम है, कई किताबों के मुसन्निफ है। हमारे दूसरे खास मेहमान है प्रोफेसर राजेश झा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और वहाँ की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है। हमारे साथ एक और मेहमान है प्रिंसी कक्कर, ये SPM कॉलेज में स्टूडेंट्स के लीडर हैं। हम इन तमाम मेहमानों से इस मसले पर बातचीत करेंगे। इस कोरोना कॉल में एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भारत में कोरोना का केस लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 लाख से ज्यादा कोरोना विक्टिम भारत में हो चुके हैं। 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत कोरोना के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है और तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। यहाँ रोजाना 60-70 हजार के करीब पेशेंट आ रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में एग्जाम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट चाह रहे हैं नहीं हो, ट्विटर पर लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार कह रही है एग्जाम हर हाल में होगा। तो आइए सबसे पहले हम बातचीत की शुरुआत करते हैं प्रोफेसर अख्तर उल वासी साहब से। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि इस कोरोना कॉल में JEE और नीट का एग्जाम, यानी जी और नीट का एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या इस बारे में राय है? तो जो असल चीज है वो ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। हमने ये देखिए, ये जो है ये कहना कि इम्तिहान ना हो, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। एक उसकी दो वजह हैं, आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि इस वक्त आपने कहा 11 लाख और 17 लाख उम्मीदवार अलग-अलग इम्तिहान देंगे जी। अगले साल अगर इस साल 0 ईयर करार दे दिया जाए और इम्तिहान न हो तो सीटें जो हैं वो बुनियादी तौर पे उतनी ही रहेंगी। तादाद अगले साल जो है वो 20 लाख और 25 लाख हो सकती है। इसका ख्याल रखिए, मुकाबला और सख्त हो जाएगा और परेशानी का बाइस बन जाएगा। इस बात को हमें पेशे नजर रखना चाहिए और ये एक अच्छी चीज नहीं होगी, मुकाबला सख्त हो जाएगा। जिसका एक तरीका ये है कि हमें, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर के साथ इम्तहान होने चाहिए, मुकाबला जाती इम्तहान होने चाहिए दाखिलों के लिए। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि जहां हमने और बहुत सी रियायतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना वायरस की तरह की वजह से, तो इन इम्तहानों की जो सेंट्रलिटी है, मरकजियत है, उसको ख़त्म कर दिया जाए और यूनिवर्सिटियों को और इदारों को जो कि इनकी इंजीनियरिंग की या मेडिकल की तालीम देते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट की देते हैं, इनको ये इजाज़त दे दी जाए कि ये अपने टेस्ट खुद कर लें। और आज याद रखिए, अब से कुछ साल पहले तक डिसेंट्रलाइजेशन था। हर इदारा, हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज जो था वो अपने एडमिशन का इम्तहान खुद करता था। तो फिलहाल इस साल एक एज एन एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन हमें ये कर लेना चाहिए कि इम्तहान तो हो लेकिन हर इदारा अपना इम्तहान खुद करे। उसकी जो एक तरह मरकजियत एक तरह बना दी गई है, उसको एक तरह उसका केंद्रीयकरण हो गया है, उससे हमें बच जाना चाहिए। उससे एक फायदा और भी होगा,
एक बच्चा जो बुनियादी तौर पे एक इदारे में, एक इंस्टीट्यूशन में दाखला नहीं ले पाया टेस्ट में, हो सकता है कि वो अगले में आ जाए, तो उससे उसको फायदा होगा। तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए, और इसलिए मेरी अपनी जाती राय में ये इम्तहान जो है वो उनको बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, इम्तहान होने चाहिए, लेकिन उनको ये डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। अच्छा, ये मेरी तो अपनी, आपका कहना है कि एग्जाम होना चाहिए लेकिन थोड़ा अंदाज बदलना चाहिए। नहीं हमारे मैंने पास कहा डिसेंट्रलाइज नहीं, आप कोई नई चीज नहीं करेंगे। आज से कुछ साल पहले तक आप उसी सिस्टम से, जिसकी मैं बात कह रहा हूं, आप उसी तरह से लोगों को दाखले देते थे। हर इदारा अपने, अलीगढ़ जामिया अपना करता था, अलीगढ़ अपना करता था, दिल्ली अपना करता था, दूसरे इदारे अपना करते थे दाखलों के टेस्ट। तो वो अभी भी आप कर सकते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं हैरेस होने से भी बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे, और उनके मौके जो हैं, अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनके लिए, वो बढ़ जाएंगी। अगर एक इदारे में नहीं आ पाए तो दूसरे इदारे में आने का क्या उनका चांस बढ़ जाएगा। क्योंकि आज ये हो रहा है कि जो आ जाएगा वो एक दफे बैठा टेस्ट में, या तो आया या नहीं आया। तो इसमें दोनों ऑप्शन मेरे नजदीक अच्छा सर, या में लोगों के पास आपके पास अवेलेबल होंगे। सर आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं राजेश झा सर। आप जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं और वहाँ प्रोफेसर भी हैं। जी राजेश साहब, हमें सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ सर, थैंक यू, जी, शुक्रिया। स्वागत है आपका, वेलकम है। हाँ आपसे जानना शुक्रिया। चाहेंगे कि जो एग्जाम पे तनाज़ुर चल रहा है, JEE और NEET पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो आप एक प्रोफेसर हैं, जिम्मेदार शख्स हैं, तो आप लोगों की क्या राय है? स्टूडेंट्स तो चाह रहे हैं कि एग्जाम ना हो, सरकार चाह रही हो, सुप्रीम कोर्ट भी चाह रही हो, जो प्रोफेसर हजरात है, जो मैनेजमेंट टीम है यूनिवर्सिटीज की, उनका क्या उनके क्या विचार है इस बारे में? नहीं देखिए, मतलब नीट के बारे में, और जितना आप सेंट्रलाइज कर रहे हैं एग्जाम को, उसको लेकर के भी हमें बहुत सोचने की जरूरत है। जैसे पहले मान लीजिए स्टेट जो होती थी वो अपने मेडिकल कॉलेजेस का एग्जाम खुद कर लेती थी अपने स्टेट के अंदर में। और अभी कोरोना से पहले भी अगर आप एनालाइज करें तो जो सेंट्रलाइजेशन हुआ एग्जामिनेशन सिस्टम में, उसका बहुत ही नकारात्मक असर भी आया है। जो बच्चे मान लीजिए रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं या अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ते हैं और मेरिटोरियस हैं, उनकी क्या स्थिति, ये जो पूरा IIT JEE का कॉन्सेप्ट आया है या नीट का कॉन्सेप्ट आया है, आपने 1-2 साल पहले सुना होगा कि तमिलनाडु में एक बहुत ही मेरिटोरियस छात्रा थी, उसने तो आत्महत्या कर ली नीट में जो प्रॉब्लम हुआ। तो ऐसा तो नीट के ऊपर ही पुनर्विचार पूरा होना चाहिए। इस तरह का सेंट्रलाइजेशन जो बढ़ता जा रहा है, देखिए हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम को बहुत डिसेंट्रलाइज करके करने की जरूरत है। आप जितना सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे समस्याएं उतनी बढ़ेंगी। और ये जो सेंट्रलाइजेशन वाला अप्रोच है कि हम एक बटन यहाँ दबाएंगे दिल्ली में बैठे बैठे और पूरे देश में चीजें हो जाएंगी और टेक्नोलॉजी उसमें हमारी मदद करेगी, मुझको लगता है ये मॉडल काम नहीं कर रहा है। तो और मतलब एक मुद्दा बन गया कि सेंट्रलाइजेशन जो एक इशू है और उसी की वजह से दिक्कत आ रही है। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब भी यही कह रहे थे। हमारे साथ है प्रिंसी कक्कर। प्रिंसी कक्कर, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, एग्जाम हो या ना हो? ट्विटर पर कुछ ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये चाह रहे हैं कि एग्जाम ना हो, कुछ ये भी बात कर रहे हैं कि एग्जाम हो। सरकार कुछ लोगों को पेश कर रही है कि चाहते हैं कि एग्जाम हो। तो आपकी नजर में स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, प्रिंसी कक्कर? So as I talk about Delhi University examination, जो OBE था वो काफी सक्सेसफुल एग्जामिनेशन रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना फ्लॉलेस एग्जामिनेशन हो पाएगा, वो भी ऑनलाइन हमारा। तो यूनिवर्सिटी हैव डन इट्स very great job in this. So according to me, the exams were really smooth. So it gives us opportunity to improve. कि जैसे कुछ बच्चों के लास्ट सेमेस्टर्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिला गया कि वो दोबारा अपना इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं और अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इट वाज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स।
और इतना फ्लॉलेस एग्जाम था, आई वॉजंट एक्सपेक्टेड दैट ऑनेस्टली, क्योंकि एक बार भी काफी बच्चों का हुआ होगा पोर्टल क्रैश, बट मेरा एक बार भी ना पोर्टल क्रैश हुआ, ना मैक्सिमम इंटरनेट की रिक्वायरमेंट थी, नॉर्मल 4G इंटरनेट में काम चल गया था हमारा, और काफी इजी एग्जामिनेशन था आई वुड से, मतलब टेक्नोलॉजिकली कि काफी दिक्कत बट वो तो नहीं आई। ऑनलाइन था, ये तो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ये जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। सर बट यू वर नहीं सेइंग नहीं, और ये तबरेज साहब, मैं एक बात, सॉरी, हाँ, अगर मैं बोल दूं या यस सर, हाँ, यस बोलिए। सर प्लीज। नहीं, ये जो कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी ने किया और ऑनलाइन जी। ओबी का जो एक्सपीरियंस है, जी देखिए मैं, मतलब बीइंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, हमें अच्छा लगना चाहिए ये सुन करके, लेकिन मैं प्रिंसी जी आपसे थोड़ा सा डिफर करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, और मतलब बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है, और मतलब बात सिर्फ परीक्षा की नहीं है कि आप कैसे परीक्षा ले रहे हैं, ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो बात की बात है। परीक्षा कैसे लेने का निर्णय हो रहा है ये खुद दिखाता है कि सरकार का जो शिक्षा के प्रति जो अप्रोच है वो बिल्कुल है कि हम जो चाहेंगे वही कर लेंगे। ऑनलाइन ओबीई को लेकर के मैं बता रहा हूं कि शुरू से ही स्टूडेंट्स ने और टीचर्स ने, दोनों ने विरोध किया, और ये बहुत दुखद बात है। मैं आपको बताऊं कि आज अगर थोड़ा बहुत भी मतलब मुझे मतलब मैं काफी सरप्राइज्ड हूं, क्योंकि मैं कई बार टीवी के माध्यम से या हमारे पास मैसेजेस भी आते रहते हैं, तो स्टूडेंट तो बहुत परेशान है। हम टीचर्स ने भी शुरू से इसका विरोध किया, लेकिन आप ये दुखद बात देखिए कि यूनिवर्सिटी में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई ऑनलाइन ओबीई को लेकर के। हमारा इवन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने, सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई अग्री, आई वाज द पार्ट ऑफ स्क्रेप मीटिंग। एक मिनट मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट यूनियन को नहीं सुना गया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन है, वो जो सजेशन लेकर के गया उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई, और बच्चों को कोर्ट में जाना पड़ा। आज आप बहुत सारी चीजें, जो समस्याएं आप नहीं देख रहे हैं, 2 घंटा का इन्होंने डिसीजन ले लिया कि अच्छा आप देखिए 75 मार्क्स का पहले भी आप एग्जाम लेते थे तो 3 घंटा देते थे, इस बार इन्होंने कहा कि 2 घंटा। मतलब कैसे ये डिसीजन पे आप कैसे पहुंच गए? मेरा एक छोटा सा सवाल है। कोर्ट में बेचारे बच्चे गए, लाखों, देखिए जो बच्चे गए, दौड़ भाग की, वकील किया, पैसा खर्च किया, अपना मेहनत किया, तब जाकर के यूनिवर्सिटी को डायरेक्शन मिला। अच्छा इन्होंने कहा पोर्टल पे अपलोड कर दो। मैं आपको बता रहा हूं, आज मेरे पास फोन आया है, एक बच्चे ने बताया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे में देने लगूंगा तो आपका प्रोग्राम मेरे से ही चल जाएगा, और हमारे बीच में प्रोफेसर साहब हैं, कई हमारे बच्चे हैं, प्रिंसी हैं, ये भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जेपीजी फॉर्मेट में उन्होंने अपलोड किया तो 3-4 जब पिक्चर उन्होंने अपलोड कर दिया, एक पिक्चर उनका डिलीट हो जाता है। वो आज इनको पता चला एग्जाम में, मतलब कल जब वो एग्जाम दे रहे थे, तो उनको ये अब अंदेशा है। अब देखिए मानसिक परेशानी उस बच्चे की, वो कह रहे हैं कि कहीं अगर मेरे पिछले एग्जाम में भी ऐसा हुआ होगा तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा आप, मतलब मैं, इतनी अफरा तफरी है, इतना। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम टीचर हैं, मेरे लिए क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 49 बच्चे को ठीक है टेक्नोलॉजी का, आप टेक्नोलॉजी में आपको प्रॉब्लम नहीं है, ओबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन देने में। लेकिन अगर एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है, एक टीचर होने के नाते, देखिए जैसे पेरेंट्स के लिए बच्चे होते हैं वैसे टीचर्स के लिए बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे होते हैं, अमीर हो गरीब हो। तो राजेश झा साहब, ये स्तर है कि टेक्नोलॉजी की बहुत प्रॉब्लम है, इंटरनेट की बहुत प्रॉब्लम है, हर जगह बराबर नेटवर्क भी काम नहीं करता है। दिल्ली जैसे तमाम माँ बाप जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद सकें या लैपटॉप खरीद सकें। ये हमें समझना चाहिए। हमें ये कह देना तो बहुत आसान है, असल में जो बात झा साहब ने कही वो हमें समझना चाहिए। हम एलिटिस्ट कल्चर एजुकेशन में डेवलप करने में लगे हुए हैं,
और हमने बाजार के सुपुर्द एजुकेशन को कर दिया है, और बाजार की जो शक्तियां हैं और बाजार के जो लोग हैं वो बुनियादी तौर पर उनके लिए तालीम जो है वो खिदमत नहीं है बल्कि तिजारत है, और वो इसी तरह की चीजें। और अफसोस ये है कि वो लोग जो आज यूनिवर्सिटियों में बड़ी पोजीशंस में बैठे हुए हैं उनके यहाँ से वो सहनशीलता और सहानुभूति जो है वो नहीं है जो कि होना चाहिए। जो अभी राजेश झा साहब ने कहा, मुझे फिक्र 49 बच्चों की है अपनी जगह, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हमदर्दी उस एक बच्चे से है जिसके पास के वो साधन नहीं है, जिसके पास वो पैसे नहीं है, जिसके पास वो सहूलत नहीं है कि वो क्या ऑनलाइन इम्तहान देने में या ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सक्षम हो और उसके लिए तैयार हो। ये असल में बड़ी परेशानी है और हमें ये समझना चाहिए। यहाँ मसला खाली है, बहुत दिलचस्प बात है, एग्जिट एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एग्जाम के बगैर नहीं एग्जिट वो नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 7 सेमेस्टर जिसने पढ़ लिया उस 7 सेमेस्टर के बेस पे आप एक मीन जो वो निकाल के उसका 8वें सेमेस्टर में क्यों नहीं वो कर सकते उसके लिए? अब वैसे भी माफ कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप जेईई और नीट किसके लिए कर रहे हैं? स्टूडेंट के लिए। उसके लिए नहीं, उसके लिए कर रहे हैं जिसने 12वीं कर ली है। तो मालूम हुआ कि इम्तहान जो है 12वीं का इम्तहान पास करने के बाद 95% नंबर लाने के बाद भी आप उसे दाखला तो नहीं दे रहे ना। क्या कह रहे हैं? कम फॉर दी एडमिशन टेस्ट। जी पता ये चला कि इम्तहान जो दिया गया वो तो बेसिकली मीनिंगलेस हो गया। ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें जो सोचना चाहिए, एक तो हमें अपने समाज पर, अपनी हर जो अर्थव्यवस्था है उस पर, हमारा जो आर्थिक ढांचा है, उस सामाजिक ढांचा है, उसके ऊपर सब पे एक तरह गौर करना चाहिए। और हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बुनियादी तौर पे एक ऐसे जमाने में, माफ कीजिएगा, कोरोना की क्रूएलिटी का शिकार सिर्फ हमारा स्वास्थ्य नहीं हुआ है, शरीर नहीं हुआ है, बल्कि हमारी आर्थिक विकास है और हमारी उन्नति है और आय है, वो हर चीज हुई है। और गरीब आदमी जो है, जो माफ कीजिएगा, जो मिडिल क्लास था वो लोअर मिडिल क्लास में, और जो लोअर मिडिल क्लास था वो लोअर क्लास में पहुंचता चला गया है, क्योंकि उसके यहाँ आमदनी के दरवाजे बंद हो गए हैं। ऐसी सूरत में आप जो चीज करने जा रहे हैं, खुदा के लिए उस पर गौर कीजिए। और जो सर, आपने राजेश झा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, लौटेंगे कि सेंट्रलाइजेशन वाला मसला बहुत अहम है और ऑनलाइन वाला भी। हमारे साथ प्रिंसी कक्कर है, उनकी बात बीच में ही रुक गई थी। प्रिंसी की बात सुननी चाहिए, प्रिंसी की बात हमें सुननी चाहिए। तो पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं, कोई स्टूडेंट्स की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये हमने तो अपनी बात, अपना दुख बता रहे हैं। हमने प्रिंसी को ये बताया कि हम नई पीढ़ी के लिए क्या पीड़ा रखते हैं, वो बताइए राजेश जी ने भी और मैंने भी। जी प्रिंसी। सर, मैं आपकी बात से कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को आई होगी प्रॉब्लम, कुछ के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। आई कंप्लीटली अग्री टू दैट, बट एक इम्प्रूवमेंट का भी तो चांस मिला है ना हमें उस एग्जामिनेशन के थ्रू, कि कुछ बच्चे लैक कर रहे हैं किसी एक सर्टेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ पॉइंट से, तो दे गॉट अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसमें कोई दोहराई नहीं है सर कि हमें एक इम्प्रूवमेंट का चांस दिया गया है। बच्चों को आई होगी प्रॉब्लम। इस एग्जाम के बारे में बच्चे आप क्या सोच रहे हैं? आप लोग का क्या ख्याल है? ये जो मतलब JEE और NEET का, इसका क्या होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, क्या आपका कहना है? सर, जैसे प्रोफेसर ने कहा था कि अगर हम इस ईयर को जीरो ईयर कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन विल बी वेरी हार्ड, वेरी टफ। सो एग्जामिनेशन होने चाहिए। वी शुड चेंज द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन और वी शुड थिंक अबाउट अवर एग्जामिनेशन पॉलिसीज। किस तरह का होना चाहिए आपके ज़हन में? कुछ आइडिया है ना? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो बात अभी हो रही है, राजेश जी भी इत्तेफाक करते हैं, मेरा ख्याल है प्रिंसी को भी कोई एतराज नहीं होगा,
हमारे जो छात्र वो है उसको भी नहीं होगा कि आप इसको बुनियादी तौर पे केंद्रीयकरण के बजाय, सेंट्रलाइजेशन के बजाय डिसेंट्रलाइज कर दीजिए। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को और संस्था को इसका अधिकार दे दीजिए कि जैसे आज से कुछ साल पहले वो अपने यहाँ दाखला करते थे इन कोर्सेज में, उसी तरह अभी फिलहाल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं, और मैं 1 साल 2 साल के लिए जब तक कि हम इस महामारी से जूझ रहे हैं, ये रास्ता निकाल लेना चाहिए और इस बीच के तजर्बों से आगे चल के फायदा उठाइए। अगर जरूरत समझे और समझे कि फायदा इसी में था कि आप जो हैं सेंट्रलाइज एग्जाम करें तो कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जबकि मेरे नजदीक हमेशा ये ख्याल रखिए, डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमेशा अच्छा होता है कि क्या मैं केंद्रीयकरण के मुकाबले, क्योंकि उसका नुकसान होता है। मैं यहाँ पर अपने ऑडियंस को बता दूं कि जो JEE और NEET का जो एग्जाम होता है, ये अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत होता है, एक साथ पूरा एग्जाम होता है। JEE यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसके जो उम्मीदवार है तकरीबन 11 लाख स्टूडेंट्स है, और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम जो इसका है NEET का, जो मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम है, 17 लाख स्टूडेंट्स है। तो अभी सब एक साथ हो रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरा एग्जाम मैनेज करती है, कराती है। ये पहले अलग अलग हो रहा था। अभी जो हमारे गेस्ट है प्रोफेसर अख्तरुल वासिद साहब या राजेश झा, ये लोग यही कह रहे हैं कि जो सारी दिक्कतें आ रही है, जैसा कि मैं ट्विटर पर 2 दिनों से लगातार ट्रेंड चल रहा है, इस एग्जाम के खिलाफ आ रहे हैं और सब ये अपील कर रहे हैं कि एग्जाम को ना किया जाए। जो रीजन वहां स्टूडेंट्स लिख रहे हैं उसमें से 2-3 रीजन है कि 3-4 घंटे कंटिन्यू वो मास्क पहनकर एग्जाम नहीं दे सकते हैं, उन्हें दिक्कत होगी। दूसरी रीजन स्टूडेंट्स ये बता रहे हैं वहां कि एग्जाम देने के लिए लंबा जाना पड़ेगा, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर के फासले पर उनका सेंटर है, और इतनी दूर वो सेंटर नहीं जा सकते। हर एक के पास गाड़ी की अपनी सहूलत नहीं है, हर एक के पास अपनी बाइक नहीं है। कुछ लोग पब्लिक सवारी से जाते हैं। पब्लिक सवारी अभी नहीं चल रही है, हर जगह पब्लिक सवारी बंद है, दिल्ली हो मुंबई हो, हर जगह। दिल्ली में तो थोड़ा बहुत बसें चल रही है, मेट्रो बंद है, मुंबई में ट्रेनें बंद है, बिहार में बसें बंद है, हर जगह बंद है। तीसरी दिक्कत जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं वो ये है कि गैदरिंग होगी, कम से कम 100-200 के करीब स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे, तो जो कोरोना के लिए कहा जा रहा है कि 5 आदमी से ज्यादा जमा नहीं हो सकते हैं, वायरस फैलेगा, इन्फेक्शन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को मारने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट्स इस वजह से डर महसूस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट मामला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने कह दिया, को भूल गए सर आप। हाँ, और बिहार में सैलाब भी है, असम में, नॉर्थ ईस्ट में हाँ, नॉर्थ ईस्ट में सैलाब है। तो कई तरह की दिक्कतों का सामना है, और इन सारी दिक्कतों के बीच जो सोल्यूशन हमारे माहिरीन दानिशवरान निकाल रहे हैं वो ये है कि अगर इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, जैसे पहले होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग इदारे अपना अपना ले, तो ये मामला बेहतर हो सकता है। यहाँ पर यह क्वेश्चन उभरता है कि बेहतर कौन सा एग्जाम का तरीका। आप लोगों ने दोनों का तजर्बा कर लिया, सेंट्रलाइजेशन का भी और डिसेंट्रलाइज का भी, जो पहले हो रहा था, तो कि कौन सा तरीका बेहतर हुआ इन दोनों एग्जाम में, पहले दोनों तरीके में? प्रोफेसर झा साहब। नहीं, देखिए, जो बातें आपने कही और मैं भी ट्विटर पे देख रहा हूँ, और बेसिकली हम लोगों को देखिए, बीइंग अ टीचर, प्रोफेसर वसी भी सर भी मानेंगे इस बात को कि बीइंग अ टीचर हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, ऑफलाइन एग्जाम हो जाए, ठीक है कि नहीं। हम लोग तो हम लोग के लिए कोई, लेकिन हमारे सेंटर में देखिए, हमारा कंसर्न स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, ठीक है कि नहीं। मैं भी फॉलो कर रहा हूँ वो स्टूडेंट्स। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है IIT नीट JEE का एग्जाम को लेकर के और नीट का एग्जाम को लेकर के। 2 बातें हमें बड़ी स्पष्ट समझनी पड़ेगी कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी बात कि कोरोना का टाइम जो है ना सर, वो कोरोना के टाइम का इस्तेमाल आप रिफॉर्म्स के लिए मत करिए कि रिफॉर्म्स आप दिखा रहे हैं हम। देखिए, कोरोना आया है, हमारा जीवन प्रभावित है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं ना। आप कैसे इसको, जो चैलेंजेस हैं और इसका क्या प्रभाव होगा, अभी तक किसी को बहुत पता ही नहीं चल रहा है। कि मान लीजिए, देखिए, डिफरेंट मॉडल्स हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। ताजा अपडेट ये है कि इंडिया 3रे नंबर पर, US और ब्राजील के बाद इंडिया आ गए। 30 लाख केसेस मॉडल्स आए,
नहीं, डिफरेंट मॉडल्स आए जहां ऑफलाइन एग्जाम भी हुआ। मान लीजिए केरल में भी किया और कर्नाटक में भी किया, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम करने के बावजूद भी आप देखिए केरल में नहीं हुआ, लेकिन कर्नाटक में तो इन्फेक्शंस का रिपोर्टिंग हुआ। तो आप सेंटर पे जो टेक्नोलॉजिकल समस्या है वो तो है ही, पर लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम भी तो है। और देखिए जो साधन संपन्न लोग हैं, मान लीजिए जो ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो तो कर जाएंगे, लेकिन जो बच्चे मान लीजिए लिमिटेड रिसोर्सेज के पास हैं, जैसे आपने कहा जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, वो कैसे ट्रैवल करेंगे। दूसरी बात, मैंने कहा कि रिफॉर्म्स आप नहीं ला सकते। देखिए हम सब जानते हैं कि आईआईटी, जेईई और एनईटी में जो भी लोग प्रिपेयर करते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, उनमें कोचिंग भी काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले। अभी मैं कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहा था कि कोटा पूरा शहर ही डिजर्टेड हो गया है, उनकी किताबें उनके पास हैं या नहीं है, जो कोटा से चल करके अपने घर वापस चले गए हैं। तो तैयारी, मानसिक परेशानी, ये सारे चीजों को मद्देनजर रख करके हमें इसके ऊपर निर्णय करना चाहिए। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोरोना आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बिल्कुल आपके मुताबिक क्या निर्णय लेना चाहिए? एग्जाम को इस मर्तबा कैंसिल कर देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स को, और जब आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ना, आप कह रहे हैं कि हम असेंबल नहीं हो सकते, एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, और फिर आप बच्चों को वहां पे ला रहे हैं, ये कैसे? ये दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है ना। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, आपने कहा डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए एग्जाम को, एक शक्ल है, कैंसिल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाए तो फिर मुश्किल होगी अगले साल, क्योंकि बहुत कैंसिल करके हम सोच सकते हैं। देखिए हमें, हमारे टाइम स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। सरने का देखिए, कुछ चीजों का निर्णय आपको छोड़ना पड़ेगा, राजनीतिक निर्णय नहीं हो सकता है। हमारे सीनियर प्रोफेसर्स हैं, सीनियर एकेडमिशियंस हैं, आप थोड़ा हो क्या रहा है इसमें, ब्यूरोक्रेट्स डिसीजन ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसीजन ले रहा है, कह रहा है कि आप मान लो। आप आईआईटी का एग्जाम होने वाला है, लेट द आईआईटी पीपल डिसाइड। उन्होंने देखिए हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबी जबरदस्ती कर दिया, थोप दिया। सर मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूं, एकेडमिक काउंसिल का 100 साल हमारा पुराना पार्लियामेंट के कानून से दिल्ली यूनिवर्सिटी बना है, उसमें कहा गया है कि एकेडमिक काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में है एग्जामिनेशन। कोई बातचीत एकेडमिक काउंसिल से नहीं हुई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से नहीं हुई, स्टूडेंट से नहीं। तो फिर फैसले कहां से हुए? नहीं आप बताइए, निर्णय उन्होंने लिया, थोप दिया। आईआईटीज ने क्या किया? आईआईटी मुंबई हो या आईआईटी कानपुर हो या आईआईटी दिल्ली हो, उन्होंने एक तरीके से अपने स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया। मुझे लगता है ये जो एक तरीके का आप इमेज प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, नहीं सब कुछ सामान्य है, हम तो एग्जाम लेंगे ही लेंगे, मुझे लगता है ये अप्रोच काम नहीं करेगा। और इसमें कुछ लोग जो सामर्थ्य रखते हैं, संसाधन युक्त हैं, वो तो उनको शायद फर्क ना पड़े, लेकिन जो लोग, और आज मैं बता रहा हूं जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक फंडेड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें 60% बच्चे जो आते हैं सर, वो SC, ST, OBC, EWS इन कैटेगरी के बच्चे आते हैं, माइनॉरिटीज आते हैं, गरीब बच्चे आते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? आप उनका सोचिए ना। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, टाइम बहुत कम रह गया है, सितंबर में एग्जाम का डेट है, अभी ये अगस्त की आज 23 तारीख हो गई है। आप जैसे कह रहे थे डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, तो क्या अब ये मुमकिन है कि अभी इसको डिसेंट्रलाइज करके एग्जाम कराया जाए? नहीं, अगर आप एडमिशन की डेट जो है क्या मैं स्कूलों के अंदर जुलाई से सितंबर कर सकते हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप क्या मैं लॉजिस्टिक अरेंजमेंट करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के एक 15-20 दिन का एक्सटेंशन दे दें, तारीख बढ़ा दें। और मैं जो कुछ झा साहब ने कहा है उससे पूरी तरह सहमत हूं। हमें बुनियादी तौर पे जो फैसले हैं वो ऊपर से नहीं थोपने चाहिए। हमें एक तो विचार विमर्श जो है उससे नहीं बचना चाहिए।
हमें जो यूनिवर्सिटीज के अंदर और कॉलेज के अंदर स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं उनसे आप संपर्क करना चाहिए, संवाद करना चाहिए और एक तरह से उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए। ये नहीं कि शास्त्री भवन और यूजीसी में बैठे हुए कुछ लोग जो हैं जो चाहे अपनी मर्जी से फैसले कर लें और हमारे ऊपर और आपके ऊपर थोप दें। और जो मैंने बात कही थी वो बात जो है कि मैं राजेश झा साहब ने उसे बड़े खूबसूरत अंदाज से पेश किया है कि हमें गौर करना चाहिए कि जो है मार्केट की कमोडिटी एजुकेशन को न बनाए, बल्कि सच्चे मानों में जो व्यक्तित्व है और मानसिक विकास है उसके लिए ये तमाम चीजें होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आप जो मैंने बात कही है वो कोई नई नहीं कही है, अनोखी नहीं कही है। आप माफ कीजिएगा, वो लोग जो आज सिलिकॉन वैली में बैठकर कब्जा किए हुए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के युग में, अमेरिका में, जो कि बुनियादी तौर पे अच्छे डॉक्टरों के रूप में अमेरिका और यूरोप में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हिंदुस्तानी, वो माफ कीजिएगा क्या मैं नीट करके नहीं गए थे। वो बुनियादी तौर पे अलग अलग कॉलेजों में उन्होंने क्या मैं इसी डिसेंट्रलाइजेशन के तहत क्या मैं दाखिले लिए थे और कामयाब हुए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई हम ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे नुकसान होगा। मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दो माफ कीजिएगा, एक तो एग्जिट एग्जाम जो है उसके बारे में हमें एक दफे फिर गौर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, IIT का एग्जाम हो, JEE का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, इसके सिलसिले में हमें दरवाजे खोलने चाहिए। हमें एक तरह से 2 साल के लिए कम से कम एक ये पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो विकेंद्रीकरण होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, उसके तहत दाखिले होंगे ताकि बच्चों का साल भी बच जाए, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब ना हो। और एक बात जो क्या मैं राजेश जी कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ टीचर नहीं हूं, और वो भी टीचर खाली नहीं है, हम टीचर के साथ माँ बाप भी हैं जी। इसलिए हमें फिक्र जो है सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की भी। और माफ कीजिएगा, ये इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं। प्रिंसी कक्कर, आपका क्या ख्याल है? प्रोफेसर राजेश झा ने अपनी बात की, अख्तरुल वासी सर ने भी अपनी बात कही है, आप स्टूडेंट्स की यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि डिसेंट्रलाइज करके एग्जाम लिया जाना चाहिए या कैंसिल कर देना चाहिए या होना चाहिए, क्या आपको लगता है? नहीं, मैं प्रिंसी को एक चीज सिर्फ आपके जो इन्होंने कहा कि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ ऑनलाइन, वो भी मैं मानता हूँ, इनके जैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देयर इज मतलब हमारा कोई एकेडमिक रीजन होता है, हम एक खास तरह का एग्जाम ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? जैसे पेन पेपर एग्जाम लेते हैं तो उसमें आप कुछ पैरामीटर्स बनाते हैं कि इस उद्देश्य से हम ले रहे हैं। पेन पेपर एग्जाम और ओबीई एग्जाम, आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझ भाई, उसमें साफ आपको पता चल जाएगा कि पेन पेपर एग्जाम और ओबीई एग्जाम जो है वो उतना ही अलग है जितना बंदर और चिंपांजी अलग अलग है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि विश्वसनीयता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुन्ना भाई में जो आपने देखा, वो गांधी जी का ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे आरजे और जवाब कोई और दे रहा था, इसकी संभावना से तो आप नकार नहीं सकते हैं। तीसरी तो आए हैं बहुत ज्यादा। तीसरी बात मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। आप जो कह रही हैं, मैं आपसे मतलब मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका का कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये है कि दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली में ही उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम किया और ये बात सामने आई कि 1 साल में 4 गुना स्टूडेंट्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दिया। मतलब 90% स्टूडेंट्स को आउटस्टैंडिंग आया, सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे बच गए जिनको आउटस्टैंडिंग नहीं आ पाया।
तो आपके रिजल्ट की विश्वसनीयता, आपके रिजल्ट एग्जाम के का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, सर भी बताएंगे कि कॉम्पेरेबिलिटी होनी चाहिए। हम ग्रेडिंग करते हैं, उसका एक कुछ उद्देश्य होता है ना, कुछ रीजन होता है। ये सारी चीजों को धाराशाही कर दिया गया है, तो आप इस पे भी विचार करिएगा। दूसरी बात, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं कि कोरोना ने एक बहुत बड़ा, आप खुद देखिए, नीट की जगह अगर आज स्टेट्स अपना अपना एग्जाम कर रहे होते तो समस्या कम होती, या आज जो हम समस्या महसूस कर रहे हैं वो ज्यादा है। ये मैं आपके सोचने के लिए। प्रिंसी कक्कर। यस सर। आप बट राजेश झा ने जो आपको काउंटर किया उसका जवाब नहीं दीजिएगा। नीट और जी के बारे में आपको बोलना है, आपको क्या लगता है? हाँ हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है कक्कर आपकी? यस सर। सर कैन यू प्लीज रिपीट द लास्ट लाइन, बिकॉज मेरा इंटरनेट कनेक्शन लो हो गया था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपको क्या लगता है कि राजेश उनकी बात का आपको भी जवाब नहीं देना है, जो बात हो गई आपके आपकी समझदारी की उन्होंने बात कही है कि क्या क्या हुआ है। हम नीट और जी के बारे में आपको क्या लगता है कि एग्जाम वाकई रद्द कर देना चाहिए या होना चाहिए, जो अख्तर वासे सर ने एक फॉर्मूला बना के पेश किया है? स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या है, क्यों स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं हो? अगर वो चाहते हो तो क्या है? सर एक मेजर प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स के पास अभी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है जिससे वो पढ़े, और प्लस सम आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि एवरीथिंग इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट एट दैट वेरी वास्ट, जो हमें एक प्रॉपर एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होता है। हमारे पास उतना वास्ट कंटेंट नहीं मिलता इंटरनेट पे। प्लस हमें ये नहीं पता, जैसे सर ने कहा कि सेंटर के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में काफी गैप है, तो ये बात बिल्कुल सच है कि जैसे जो लड़कियां हैं जो नहीं जा सकती हैं खुद, या फिर कुछ लड़के हैं जो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि अगर एक एग्जामिनेशन हम एक सेंटर पे ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस केसेस कोरोना केसेस का बढ़ने का बहुत बड़ा, हम एक कह रहे हैं कोरोना को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप और केसेस बढ़ाइए। इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर कोरोना। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों ने हमें ज्वाइन किया। एक आखिरी कमेंट आप तीनों अगर देना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। प्रोफेसर अख्तर वासे साहब के मतलब यस या नो में के एग्जाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए? एग्जाम, मैं फिर कहूंगा एग्जाम होना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे उसे सेंट्रलाइज नहीं रखना चाहिए। तमाम इदारे जो संस्थाएं हैं, शिक्षा क्या में हमारे संस्थाएं हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो सरकार के मान्यता प्राप्त है। याद रखिए, नीट में दाखिला को मिलेगा जी, और क्या में जेईई से उन्हीं को दाखिला मिलेगा। तो अगर आप उन्हें वो मान्यता देते हैं तो बुनियादी तौर पे उन्हें फिलहाल ये इख्तियार भी दीजिए कि वो अपने दाखिलों के लिए अपने यहाँ जितनी सीटें हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है अपने अपने यहाँ करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें हिस्सा ले सके। और बल्कि ये भी हो सकता है कि एक तालिबे इल्म जो है, एक विद्यार्थी जो है, वो एक जगह के अलावा दो दो तीन तीन जगह दाखिला के लिए अप्लाई कर सके और इम्तिहान टेस्ट दे सके, और उससे उसे फायदा ज्यादा हो जाए, ये बेहतर होगा। और हमें बुनियादी तौर पे कोरोना के साथ ही साथ जी, कोरोना की क्रूएलिटी अपनी जगह है, लेकिन वी शुड नॉट क्रूअल टू दी पुअर, टू दी नीडी, to OBCs and to the people those are living beyond below the poverty line, but they are still having hopes for a better future and want to appear in the admission test. प्रोफेसर राजेश झा सर, आपका क्या कमेंट है? कोरोना महामारी की जो चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर जो विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, इनइक्वालिटी है, उसके मद्देनजर हमें निर्णय करना चाहिए। इसको सुधार
के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना नहीं चाहिए, अपनी पॉलिसी को इम्पोज करने का एक अवसर नहीं बना लेना चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि जो एकेडमिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन मत करिए, इसको जो हमारे एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। देखिए हमारा एग्जामिनेशन के ऊपर आप क्या कह रहे हैं, एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये एग्जाम अभी तो स्थगित कर दीजिए। देखिए इमीडिएटली पहला चीज होना चाहिए। देखिए सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को देखिए। मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, आपको मैं मैसेज आपको दिखाऊं, बहुत टचिंग मैसेजेस होते हैं, ठीक है कि नहीं? आप उनकी मानसिक परेशानियों को भी समझने की कोशिश करिए, किस तरह की परिस्थितियों में वो रह रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करिए। तो उसको स्थगित करके, जो हमारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर ने कहा कि आप टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी तक तो हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है सर, हमने सितंबर तक तो कर ही दिया है ना सारे। आप नॉर्मल है नहीं, आप अगर ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि सारी चीजें नॉर्मल है, तो मुझे लगता है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। प्रिंस कक्कर, लास्ट कमेंट आपका। सर मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम्स होने चाहिए, बट वी शुड चेंज द फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। एंड स्टूडेंट्स आर नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स आर अबव पॉलिटिक्स, सो वी हैव टू टेक दिस इन कंसिडरेशन। ओके, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। प्रोफेसर ऐसे भी सर, कोरोना के बिना भी शम्स भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने बहुत जनरली लिया तो एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देता है, ये मैं आपको बहुत मतलब काबिले तारीफ है कि आप, ये मीडिया की बदकिस्मती है कि इस तरह की शिक्षा जैसे नॉन ग्लैमरस चीज पे भी आपने एक चर्चा करने की सोची। देखिए नीट पे और ये जो सेंट्रलाइजेशन पूरा चल रहा है, इसके ऊपर भी विचार विमर्श हमें करना पड़ेगा। हम जैसे बड़े देश में, और जहां इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, नीट वगैरह का फॉर्मेट आपको ऐसे भी बदलने की जरूरत है, बहुत गंभीर विचार करने की जरूरत है। मतलब इश्यू है, प्रोफेसर अख्तर वासी साहब ने भी इसी पर जोर दिया कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एक और यहाँ पर एक सवाल मतलब खत्म कर रहा था, मेरे जहन में एक सवाल है कि इसे जब पहले ऐसा हो रहा था तो ऐसा क्या मसला पेश आया कि इसको पूरा एक एजेंसी के तहत कर दिया गया और अलग अलग सेंटर खत्म कर दिया गया सबके एक साथ? क्या कुछ गड़बड़ी हुई थी, क्या मसला था? देखिए ऐसा है कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर होता ये है, माफ कीजिएगा, पूरब में एक मिसाल दी जाती है कि जब नई बहू आती है तो वो छप्पर पे भी झाड़ू लगाती है। हमारे यहाँ शिक्षा के अंदर भी यही खेल होता रहा है। हम बुनियादी तौर पे जो हमने अपनी तमाम शिक्षा नीति केंद्रित की है, वो एक तरह से संपन्नशील और वो तमाम लोग जिनके पास के वसाइल रिसोर्सेज हैं उनको सामने रख के की है। और वजह यह है कि माफ कीजिएगा, मैंने उस पर बार बार कहा है, एक दफे फिर कहने की इजाजत दीजिए कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बाजार के सुपुर्द कर दिया है। अब हमारे यहाँ 5 स्टार और 7 स्टार होटल नहीं बनाए जाते, स्कूल और हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। और नतीजे के अंदर गरीब आदमी जो है वो उसकी एक्सेस से शिक्षा, अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं दोनों दूर होती जा रही हैं। तो ये सब उसी का नतीजा है। मैं आपको एक दफे फिर मुबारकबाद देता हूं राजेश झा की तरफ से भी, और क्या मैं अब मेरी बच्ची के बराबर हैं संजय प्रिंसी, उनकी तरफ से भी, कि आपने बहरहाल मीडिया इस जो आपका वो है मिल्लत टाइम्स, उसके तहत आपने इस विषय को अपने लिए चुना, हमें बुलाया, हमसे बात की, और आपके द्वारा ये दूर तक बात जाएगी, क्योंकि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। और इंशाल्लाह एक अच्छे नतीजे, एक बहस शुरू होनी चाहिए, गुफ्तगू खत्म ना हो, बात से बात चले, हमें इस पर गौर करना चाहिए। और एक बात जो मैं आखिर में सिर्फ कहूंगा, राजेश बजाज साहब वाली, उससे मेरा ख्याल है क्या मिस कक्कर भी इससे एग्री करेंगी कि
इस देश की शिक्षा व्यवस्था जो है उसका फैसला नौकरशाहों के नहीं, बल्कि जो बुनियादी तौर पे एकेडमिशियंस हैं उनको करने का मौका मिलना चाहिए। ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का कि आप लोगों ने वक्त निकाला मिलत टाइम्स के लिए और इस बहस में हिस्सा लिया। नाजरीन, अगर आप हमें यूट्यूब पर या फेसबुक पर जिस प्लेटफॉर्म पर भी देख रहे हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी राय भी जरूर लिखिए, आप इस एग्जाम के बारे में क्या चाहते हो ना हो। भाई एक लाइन कि शिक्षा के केंद्रीकरण पे आपको एक और इस तरह का डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन अभी तो 3 टॉपिक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो ये सेंट्रलाइजेशन वाला मसला, इस पे अलग से बहस करेंगे। फिलहाल इस बहस का एंड हम यहीं पर करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक अलग इश्यू पर इन शख्सियात के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।